हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको हेनरी फ्योल के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको एफडब्ल्यू टेलर के बारे में बताया था। एफडब्ल्यू जो टेलर हैं उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो मैंने आपको पीछे मैंने आपको सभी करा दिए हैं, अच्छे से करा दिए हैं। तो आज हम बात कर रहे थे, जो पिछली वीडियो में मैंने जो बात की थी वो फ्योल के बारे में की थी। मैंने हेनरी फ्योल का आपको परिचय कराया था। हेनरी फ्योल कौन थे, उन्होंने कहाँ से एक्सपीरियंस लिए, उसके बारे में मैंने आपको कराया था। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो हेनरी फ्योल के बारे में बताया था उसके बारे में एक बार हम रिवाइज करते हैं। हेनरी फ्योल को प्रशासकीय प्रबंध की प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। मैंने आपको पहली ही वीडियो जब मैंने प्रबंध के सिद्धांत स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था। इनका जो जन्म है 1841 में फ्रांस में हुआ था। ये मैंने आपको कल अच्छे से बताया था। जो इनका जो जन्म है 1841 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने प्रबंध का ज्ञान फ्रांस की एक कोयले कंपनी, लोहे व इस्पात की एक बड़ी कंपनी में प्रबंधक के रूप में काम करके किया था। तो मैंने आपको अच्छे से बताया, एक फ्रांस की एक कंपनी थी कोयले और लोहे व इस्पात की, उसमें इन्होंने कार्य किया था और जो उस कंपनी से ही इन्होंने अपना प्रबंधक के रूप में कार्य किया था और वहीं से इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। सन 1860 में इंजीनियरिंग स्नातक की परीक्षा पास की थी। उसके बाद तुरंत बाद ही ये कंपनी के कनिष्ठ प्रबंधक के पद पर नियुक्त हो गए थे। ठीक है, मैंने आपको ढंग से कल बताया था। सन 1872 में उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधक तथा 1888 में उस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिए थे गए थे। यानी सर 1872 में वो वरिष्ठ प्रबंधक तथा 1888 में उन्हें कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया था। उस समय कंपनी, आपको मैंने बताया था, दिवालियापन पे थी। दिवालिया का मतलब है अपनी जो संपत्ति है उससे ज़्यादा ऋण जब हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दिवालियापन। उन्होंने अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और सफलता के लिए शिखर पर पहुंचा दिया। वे इस पद पर वर्ष 1819 यानी 1918 तक कार्य रहते रहे थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको हेनरी फ्योल के बारे में अच्छे से मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें करा दिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी एक बार सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करें। उसके बाद मैंने आपको बताया योगदान, यानी जो हेनरी फ्योल हैं उनका क्या योगदान रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। फ्योल पहले ऐसे प्रबंधक थे जिन्होंने नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आदि प्रबंध के 4 कार्य देते। यानी मैंने आपको जब प्रबंध चैप्टर मैंने पहला जो टॉपिक आपको बताया था प्रबंध, तो मैंने आपको प्रबंध के कार्य के बारे में बताया था। प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, जिनमें नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, जो ये शुरू के जो 4 कार्य हैं ये किसने बताए थे, हेनरी फ्योल द्वारा ही बताए गए थे। उन्होंने अपने अनुभव से यह जाना कि औद्योगिक क्रांति इकाई के कार्यों को तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखाक्रम एवं प्रबंध में बांटा जा सकता है। उनकी प्रबंध प्रक्रिया की इस सर्वव्यापकता का प्रचार होने के कारण उन्हें सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता सिद्धांत का रचयिता भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको बता दिया, केवल मैं रीडिंग करा रहा हूँ आज। फ्योल के अनुसार प्रत्येक संगठन में प्रबंध चलाने के लिए अपने सुनिश्चित सिद्धांत हैं। यदि प्रबंधक अपने कार्य में इन सिद्धांतों का ध्यान रखे तो उसे सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। इनका ये योगदान था हेनरी फ्योल का। तो हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के सिद्धांत बताए गए हैं। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में हमें बताया है। जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। वो कुछ संक्षिप्त में लिखे हुए हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें से 1 या 2 सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और उन सिद्धांत को आप नोट भी कर लोगे अपने नोटबुक में। ठीक है, तो पहला सिद्धांत लिखा है कार्य विभाजन का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कार्य विभाजन के सिद्धांत से मतलब है जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जितनी योग्यता है, उसके आधार पर ही उन्हें कार्य सौंपा जाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उसकी क्षमता बनती है उसी के अनुसार उस कार्य को सौंपा जाना चाहिए। ऐसा न होना चाहिए किसी को मशीन का कार्य आता है और उसे किसी और अन्य चीज़ का कार्य दे दिया जाए। उसी के आधार पर, उसी की योग्यता के आधार पर उसे कार्य सौंपा जाने चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है हेनरी फ्योल के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता
तथा योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसमें विशिष्टीकरण और प्रमाणीकरण का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता मिलती है। ठीक है, इसमें जो प्रमाणीकरण है और विशिष्टीकरण है, जो उसका लाभ है उसको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो फ्योल के अनुसार कार्य का विभाजन का उद्देश्य एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। यानी जो उसका जो फ्योल का जो उद्देश्य था, एक बार कार्य ढंग से किया जाए, एक बार क्योंकि जो कार्य किया जाए एक बार ढंग से उस चीज़ के बारे में परिश्रम किया जाए तो अधिक उत्पादन किया जा सकता है और श्रेष्ठ कार्य भी किया जा सकता है। ठीक है, आप जैसे एक पढ़ाई करते हो, आप भी क्या करते हो, आप पढ़ाई करते हो, तो आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ाई करोगे और पास हो जाते हो तो वो क्या है, एक अच्छा श्रेष्ठ कार्य होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करके फेल हो जाते हो तो उसमें क्या है, आपको डिमोटिवेट हो जाओगे, उससे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। क्योंकि कार्य का विभाजन एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। उसी प्रकार कार्य विभाजन का भी सिद्धांत होता है। ठीक है, विशिष्टीकरण मानवीय शक्ति के उपयोग करने का कुशलतम तरीका है। जो विशिष्टीकरण है मानवीय शक्ति के उपयोग करने का कुशलतम तरीका है। क्योंकि देखो विशिष्टीकरण का मतलब है अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसका अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, वो उसी कार्य को करता है, विशिष्टीकरण का मतलब। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें ही कार्य विभाजन के सिद्धांत का सकारात्मक प्रभाव। कार्य विभाजन के सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव लिखे हुए हैं। ऐसे सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला लिखा हुआ है योग्यता अनुसार कार्य विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है। यानी अगर योग्यता अनुसार जिस कार्य को व्यक्ति वो जानता है, जिसके बारे में वो उसे नॉलेज है, उस कार्य को उसे दिया जाएगा तो उससे क्या है, विशेषज्ञता बढ़ती है और जो कार्य है वो अच्छे से संपूर्ण किया जा सकता है। कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। आपको पता है अगर कोई चीज़ उस पर आती है तो अगर उसी कार्य को उसे दिया जाएगा तो उसे कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। अगर किसी इकोनॉमिक्स के टीचर को बिजनेस का कार्य दे दिया जाएगा तो वो उसे इतनी कार्य कुशलता से नहीं कर सकता है। अगर उसे इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स का ही कार्य दिया जाएगा तो वो अच्छे से करा सकता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इसमें व्यक्ति की योग्यता, क्षमता व रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है। यानी जो व्यक्ति की योग्यता है, जो क्षमता है, वो रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है। तो ये क्या है, इनके जो कार्य का विभाजन का जो सिद्धांत है उसके ये सकारात्मक प्रभाव होते हैं। लेकिन जो कार्य विभाजन उसकी अवहेलना भी होती है। अवहेलना के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है विशिष्टीकरण के लाभों की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जो विशिष्टीकरण है उसके जो लाभ हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है कार्य विभाजन में। उसके बाद है कर्मचारियों की कार्य कुशलता में कमी हो जाती है। जो कर्मचारी है, आपको भी पता है कार्य विभाजन से कर्मचारी की जो कार्य कुशलता में भी कमी हो सकती है। उसके बाद है व्यक्तियों कि उनकी दक्षता और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। आपको भी पता है बहुत बड़ी कंपनी होती है, जो व्यक्ति जिस कार्य को चाहता है ऐसा उन्हें कार्य नहीं दिया जाता है। ये भी एक कार्य विभाजन के एक सिद्धांत की अवहेलना है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को यही बात सही है, हर किसी को जो वो कहता है उसको उसी के अनुसार कार्य नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो कार्य विभाजन सिद्धांत है उसमें यही लिखा गया है, जो व्यक्ति जिस योग्यता के जो क्षमता के अनुसार आधार पर कार्य करता है उसको उसी के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, आप एक बार रीडिंग भी कर सकते हो इसके भी। जो हेनरी फ्योल हैं प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनका संक्षेप वर्णन लिखा हुआ है। पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो हेनरी फ्योल के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता योग्यता के आधार पर कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसमें विशिष्टीकरण और प्रमाणीकरण का अधिकतम लाभ करने के लिए सहायता मिलती है। फ्योल के अनुसार कार्य विभाजन का उद्देश्य एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन एवं श्रेष्ठ कार्य करना है। विशिष्टीकरण मानवीय शक्ति के उपयोग करने का कुशलतम तरीका भी होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कार्य विभाजन के सकारात्मक प्रभाव बताए हैं। योग्यता अनुसार कार्य विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है, कर्मचारी की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और व्यक्ति की योग्यता, क्षमता
रुचि का पूर्ण उपयोग संभव होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्य विभाजन के सिद्धांत की अवहेलना के प्रभाव विशिष्टीकरण के लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में कमी हो जाती है और व्यक्तियों को उनकी दक्षता योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता है। ठीक है। आज मैंने आपको प्रबंधन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे हम अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसमें हम बात करेंगे अधिकार एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांत के सकारात्मक प्रभाव और अवहेलना के प्रभाव भी हम पढ़ेंगे। इसकी क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।